हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के सोर्सेज यानी जो मुस्लिम विधि के स्रोत हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अपनी पिछली वीडियो से हमने मुस्लिम लॉ के लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं। एक एक करके आने वाली वीडियो में सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मुस्लिम लॉ के हम डिस्कस करेंगे, तो चैनल पर तो जुड़े रहिएगा आप। इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मुस्लिम लॉ क्या है, किस तरह का लॉ है, पर्सनल लॉ है, अनकोडिफाइड है। इसके अलावा मुस्लिम कौन होता है और मुस्लिम लॉ जो है वो किन पर अप्लाई होता है, तो वो सब हमने पिछली वीडियो में जाना। अब आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में सोर्सेज के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको मुस्लिम लॉ के नोट्स लेने हैं तो वो तैयार हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो नोट्स हैं मुस्लिम लॉ के वो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में हैं, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मुस्लिम लॉ में दिए गए हैं, जैसे कि मेहर है और मुस्लिम मैरिज है और इद्दत और कितने ही सारे टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ में, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो मुस्लिम लॉ के सोर्सेज को डिस्कस करने से पहले ये समझिए कि सोर्स का मतलब होता क्या है। तो सोर्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सोर्स जहाँ से कोई चीज़ आती है, जहाँ से कोई चीज़ ली जाती है ना। जैसे सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही है, तो रोशनी का सोर्स क्या हुआ? सूरज हुआ। इसी तरीके से मुस्लिम लॉ जहाँ से आया है या जहाँ से भी इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, उन सबको इसका सोर्स माना जाता है। अब मुस्लिम लॉ के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो दो तरह के सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के। एक है आपके प्राइमरी सोर्सेज यानी कि प्रधान स्रोत, और दूसरे हैं आपके सेकेंडरी सोर्सेज, जिसमें कुछ मॉडर्न चीज़ें आ जाती हैं, कुछ मॉडर्न सोर्सेज आ जाते हैं, जो चीज़ें हमने मुस्लिम लॉ में जो है वो अडॉप्ट की हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें प्राइमरी सोर्सेज की, तो प्राइमरी सोर्सेज को हम ट्रेडिशनल सोर्सेज भी कहते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक, जो पहले से मुस्लिम लॉ में परंपराओं से चली आ रही हैं। तो ऐसे सोर्स जो हमारे ट्रेडिशन से आ रहे हैं या किसी भी धर्म में जो ट्रेडिशन से चीज़ें आती हैं, उनको हम बोलते हैं पारंपरिक या ट्रेडिशनल। तो यहाँ से अगर हम इसके ट्रेडिशनल सोर्सेज की बात करें या प्राइमरी सोर्सेज की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आता है कुरान, जो मुस्लिम लॉ का सबसे जो पवित्र पुस्तक है वो मानी जाती है। दूसरा है सुन्ना, तीसरा है इज्मा, चौथा है क्यास। ये चारों जो मेन सोर्स हैं ये प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं मुस्लिम लॉ के। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज की अगर बात करें तो ये इनका यूज़ तब किया जाता है जब प्राइमरी सोर्सेज से कुछ नहीं मिल पाता है, तो तब सेकेंडरी सोर्सेज की हेल्प ली जाती है। और इन सोर्सेज को हम मॉडर्न सोर्सेज भी कह सकते हैं। जैसे उन्हें हम ट्रेडिशनल सोर्सेज कहते हैं, इनको बोला जाता है मॉडर्न सोर्सेज यानी कि आधुनिक स्रोत। इसमें आती हैं आपके कस्टम्स यानी कि रूढ़ियाँ, न्यायिक विनिश्चय यानी जुडिशियल डिसीजन जो भी कोर्ट जजमेंट्स देती है, लेजिस्लेशन यानी कि विधायन, और न्याय साम्य सद्विवेक यानी कि जस्टिस, इक्विटी एंड कंसाइंस। तो ये चार इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाते हैं आपके। अब हम एक एक करके सभी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज में अगर बात करें हम सबसे पहले और मेजर सोर्स की, तो वो है आपका कुरान। मुस्लिम लॉ में कुरान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पवित्र पुस्तक, सबसे होली बुक होती है। जिस तरीके से हिंदूज़ में गीता, रामायण होली और पवित्र पुस्तक होती है, इसी तरीके से मुस्लिमों में कुरान सबसे पवित्र पुस्तक है। कुरान में 114 चैप्टर हैं और 6666 आयतें हैं। आयतें का मतलब पैराग्राफ्स, वर्सेस। इनमें लगभग 200 आयतें ऐसी हैं जो हमने पढ़ी हैं, 6666, उसमें से 200 आयतें लॉ से रिलेटेड हैं, यानी कि उनमें कुछ लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, और 80 जो हैं वो ऐसी हैं जिनमें आपके जो फैमिली जो व्यूज़ होते हैं, ये फैमिली जो टॉपिक्स होते हैं, पारिवारिक विधि, जिनमें आपका मैरिज, अगर मैरिज होगी या कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा, या मेहर, ये आपका फैमिली मैटर हो गया, डाइवोर्स का मैटर है, विरासत इनहेरिटेंस का मैटर है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पारिवारिक विधि से रिलेटेड हैं। तो कुरान में इनसे रिलेटेड भी पॉइंट्स हमें मिलते हैं।
अब कुरान जो है इसके बारे में ये माना जाता है कि ये मुस्लिमों का सबसे होली बुक तो है ही, लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह ने लिखा है। अल्लाह यानी कि वननेस ऑफ गॉड, जैसा कि मुस्लिमों का मानना है। अल्लाह यानी कि खुदा। तो कुरान के बारे में माना जाता है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे, जो मुस्लिमों के जो प्रोफेट थे पैगंबर मोहम्मद, उनको जिब्राइल नाम के एक एंजिल, एक देवदूत ने कुछ ज्ञान दिया था जो भी, और वो ज्ञान उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को बताया था कि अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह के शब्द क्या हैं, और फिर प्रोफेट मोहम्मद ने कुरान को खुद लिखा है या फिर किसी से लिखवाया है। इसीलिए कुरान को डायरेक्टली वर्ड ऑफ गॉड भी माना जाता है। तो कुरान जो है वो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट सोर्स है मुस्लिम लॉ का। कुरान में अगर मान लीजिए कोई मैटर ऐसा है जो कुरान में दिए गए जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं या जो भी उसमें बातें दी गई हैं उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर सेकंड सोर्स का सहारा लिया जाता है सुन्ना का। सुन्ना जो है वो कुरान के बाद सेकंड सोर्स है मुस्लिम लॉ में, क्योंकि जब कुरान से कोई मैटर सॉल्व नहीं हो पाता तो फिर सुन्ना का सहारा लिया जाता है। सुन्ना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पाथ, इंग्लिश में पाथ और हिंदी में होता है रास्ता। तो रास्ता या पाथ, जो रास्ता प्रोफेट मोहम्मद ने अपनाया था या जो उन्होंने फॉलो किया था, जो भी ट्रेडिशंस, जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी प्रेसिडेंट्स प्रोफेट मोहम्मद ने उनकी लाइफ में जो भी हुआ है या जो भी उन्होंने शुरू किया था, जो भी ट्रेडिशंस, जो भी प्रैक्टिसेस, उसी को सुन्ना कहा जाता है। जब कुरान से कोई मैटर सॉल्व नहीं हो पाता तब सुन्ना का सहारा लिया जाता है। जो भी प्रोफेट मोहम्मद ने कहा था या चुप रह के जिस चीज़ का उन्होंने समर्थन किया था उसी को कहा जाता है सुन्ना। अब सुन्ना भी इवोल्यूशन की दृष्टि से, यानी अगर इसके इवोल्यूशन की बात करें तो इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, सुन्नतुल फ़ैल, सुन्नतुल कौल और सुन्नतुल तकरीर। कभी कभी इसके डिवाइडेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। सुन्नतुल फ़ैल में क्या आता है? इसमें आता है प्रोफेट मोहम्मद का कंडक्ट, जिस तरीके से वो कंडक्ट करते थे, जो भी ऐसी ट्रेडिशंस जिनके अकॉर्डिंग वो अपना आचरण करते थे, वो आपके सुन्नतुल फ़ैल में आता है। सुन्नतुल कौल में जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनके द्वारा दिए गए जो भी उपदेश हैं, जो भी उन्होंने लोगों को जो बात बोली हैं, जो भी अच्छी अच्छी बातें जो भी उन्होंने उपदेश दिए हैं, वो सुन्नतुल कौल के नाम से जाने जाते हैं। सुन्नतुल तकरीर, इसका मतलब है जो कुछ भी प्रोफेट मोहम्मद की अनुपस्थिति में बिना उनकी आपत्ति के किया गया है या जिसकी उन्होंने चुप रहकर परमिशन दी है या स्वीकृति दी है, तो वो है सुन्नत उल तकरीर। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी परंपराएं, जो भी ट्रेडिशंस प्रोफेट मोहम्मद के टाइम पर उन्होंने या तो उनके कंडक्ट से सामने आई हैं या फिर उन्होंने जिनका समर्थन किया है या फिर उन्होंने जो भी उपदेश दिए हैं, वो सब आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, सुन्नतुल कौल, फ़ेल और तकरीर। ये इस तरीके से इसको बांटा गया है। तो इसमें आ जाती हैं, आपको सिंपली ध्यान रखना है, कुरान जो है वो होली बुक है, तो सुन्ना में आपकी ट्रेडिशंस और जो भी आपकी प्रैक्टिसेस थी प्रोफेट मोहम्मद के टाइम की, वो आ जाती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट और मेजर सोर्स आता है इज़्मा। इज़्मा को तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है मुस्लिम लॉ का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कोई भी टॉपिक है मुस्लिम लॉ का या कोई भी ऐसा विषय है जिसका अब निपटारा या जिसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व ना तो कुरान से कर पा रहे हो ना सुन्ना से कर पा रहे हो, दोनों में कोई हल नहीं है उस प्रॉब्लम का, तो फिर सहारा लिया जाता है इज़्मा का। विधि शास्त्रियों और पैगंबरों के जो साथी थे, जो प्रोफेट मोहम्मद के जो साथी थे, उनके साथ जो रहा करते थे, उनकी जो आम सहमति होती थी, जो भी मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं उनकी और पैगंबर के साथियों की जो एक जैसी सहमति होती थी किसी बात पर, तो उस चीज़ को फिर उस डिस्प्यूट को इस चीज़ से सुलझाया जाता था। इज़्मा को क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। क्या है कि जब तक देखिए प्रोफेट मोहम्मद थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, तब तक तो वे सॉल्व कर देते थे जो भी मैटर्स होते थे, बट जब वो गुजर गए थे, जब उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट थे वो अपनी अपनी राय देते थे, अपना अपना ओपिनियन देते थे, और उनके जो ओपिनियन है फिर धीरे धीरे वही लोगों के द्वारा माने जाने लगा कि जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट ने कहा है वही सही है ना। और ज्यूरिस्ट होने के लिए भी, मुस्लिम ज्यूरिस्ट होने के लिए भी व्यक्ति के पास एक तो इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए और जो पैगंबर के साथी थे उनके साथ उनकी आम सहमति होनी चाहिए। मतलब किसी टॉपिक पे ऐसा ना हो कि डिस्प्यूट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से जो मैटर सुलझाए जाते थे उसे भी सोर्स के रूप में, इज़्मा के रूप में अपनाया जाने लगा। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ मुस्लिम लॉ का। प्राइमरी सोर्सेज में चौथा सोर्स आता है आपका क्यास। क्यास का मतलब होता है इक्विटी के आधार पर, साम्य के आधार पर तर्क देकर
आप जो भी अपनी तरफ से ओपिनियन देते हैं, जो भी तर्क देते हैं, उसमें दो वस्तुओं को एक समान सिद्ध करना। जो भी आपने ओपिनियन दिया उस ओपिनियन के बेसिस पर उसे सिद्ध करना। और क्यास को उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि पहले से जो आपके पास विद्यमान सोर्सेज होते हैं उन्हीं से आप कोई निष्कर्ष निकालते हो, यानी कि जो सोर्स आपके एग्जिस्टिंग में है उसका अनलॉजिकल निष्कर्ष निकालना। क्यास जो है वो केवल लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है, लेकिन लॉ को बदल नहीं सकता। क्यास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट ये भी माना क्या जाता है, बल्कि आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि क्यास को जो शिया विधि है वो बिल्कुल मतलब मान्यता नहीं देती। देखिए, मुस्लिमों में दो संप्रदाय हैं, सुन्नी और शिया। तो जो सुन्नी हैं वो तो चारों सोर्सेस को एज अ प्राइमरी सोर्स मान्यता देते हैं मुस्लिम लॉ के, बट जो शिया हैं, शिया संप्रदाय ये कहता है कि वो क्यास को एज अ मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्स के रूप में मान्यता नहीं देती। शियाओं के हिसाब से मुस्लिम लॉ के सिर्फ 3 ही प्राइमरी सोर्स हैं, कुरान, इज्मा और सुन्ना, लेकिन वो क्यास को एज अ सोर्स के रूप में मान्यता नहीं देती। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि शिया विधि किसको मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्स के रूप में मान्यता नहीं देती या मुस्लिम लॉ के स्रोत के रूप में नहीं मानती है, तो वो आंसर है क्यास। अब क्यास को पर कब सहारा लिया जाता है क्यास का? देखिए, जब कोई मैटर ना तो कुरान से सॉल्व हो रहा है, ना सुन्ना से सॉल्व हो रहा है, ना इज्मा से सॉल्व हो रहा है, तो लास्ट में क्यास का सहारा लिया जाता है। और इसका शाब्दिक अर्थ अगर आपको ध्यान रखना है तो आप लिख सकते हैं इसको। इसका मीनिंग होता है सादृश्य निष्कर्ष, यानी किसी चीज़ का बहुत सोच समझ के उसका निष्कर्ष निकालना और निष्कर्ष के बेसिस पर ही उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना। तो ये क्यास हुआ। इसके बाद आ जाते हैं आपके सेकेंडरी सोर्सेज। अगर मुस्लिम लॉ के हम आधुनिक स्रोत यानी कि मॉडर्न सोर्सेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कस्टम्स, यानी कि रूढ़ियाँ जो काफ़ी समय से प्रैक्टिस में लाई जा रही हैं। रूढ़ी या कस्टम्स का मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसे रूल्स होते हैं जो लोग बहुत लंबे समय से लगातार अपनाते आ रहे हों और जिनमें कोई रुकावट ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से उनका लोग यूज़ करते हों, उन्हें प्रैक्टिस में लाते हों, है ना। इसी तरह से जो मुस्लिम लॉ है उसके सोर्सेज के रूप में रूढ़ियों को, कस्टम्स को काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम कस्टम्स के एक इम्पॉर्टेंट असेंशियल की बात करें, इसके अनिवार्य गुण की बात करें, तो ये क्षेत्रिक यानी कि टेरिटोरियल होनी चाहिए, यानी कि एक स्थान पे, एक जगह पे जो कस्टम है वो उसी जगह पर जो है वो यूज़ लाई जाती है। एक देश की जो कस्टम होती है वो दूसरे देश के लॉ पर इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती है। अगर कोई कस्टम किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए, किसी स्पेसिफिक जगह के लिए बनाई गई है तो वो वहीं पर ज़्यादा जो है यूज़ होती है। हालांकि कस्टम को अगर हम मॉडर्न सोर्स के रूप में देखें मुस्लिम लॉ के, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी कम हो गई है। अब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो कस्टम की नहीं रही है। दूसरे इम्पॉर्टेंट मेजर सोर्स की अगर बात करें, वो भी मॉडर्न सोर्स के रूप में, तो वो आते हैं आपके जुडिशियल डिसीजन। अब जुडिशियल डिसीजन का मतलब होता है जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट्स देते हैं उनको भी हम मुस्लिम लॉ के एज अ सोर्स के रूप में मानते हैं, यानी इनको भी मान्यता दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट टाइम टू टाइम जो भी जजमेंट देते हैं उनको इलस्ट्रेशन के रूप में समझा जाता है और आने वाले टाइम पीरियड में जो भी केसेस कोर्ट के सामने आते हैं तो उनको एज अ इलस्ट्रेशन के रूप में उन जजमेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जो कोर्ट जजमेंट्स देती हैं इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपका एज अ सोर्स, किसके रूप में? मुस्लिम लॉ के सोर्स के रूप में। जैसे अभी मान लीजिए कुछ भी बहुत ज़्यादा जजमेंट्स आते रहते हैं, किसी ना किसी टॉपिक पे आते ही रहते हैं, तो उनको भी हम सोर्स के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सोर्स है मुस्लिम लॉ का, अगर हम मॉडर्न सोर्स की बात करें तो वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन यानी कि विधायन। अब हमें ये तो पता है ना कि मुस्लिम लॉ एक अनकोडिफाइड लॉ है जिसमें सेक्शंस नहीं होते, लेकिन देखिए कुछ लेजिस्लेशन ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट बनाती है। मुस्लिम लॉ आपका अनकोडिफाइड है, लेकिन जब लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाती है तो उस लेजिस्लेशन में आपके बहुत सारे एक्ट भी बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कुछ एक्ट ऐसे ही लिए हैं, जैसे मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1930, शरीयत एक्ट 1937,
या मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। तो ये कुछ ऐसे एक्ट थे जिन्हें टाइम टू टाइम बनाने की ज़रूरत पड़ी हमारी पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे मुस्लिमों में वक्फ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वक्फ के लिए क्या रूल होने चाहिए, उस चीज़ की जब ज़रूरत महसूस हुई तो उसके लिए एक अलग से लेजिस्लेशन बना दिया गया। इसी तरह से शरीयत एक्ट में भी बहुत सारे रूल्स और बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, तो इसके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। और लास्ट में आता है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम। पहले क्या होता था कि मुस्लिम लेडीज़ को तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स के लिए कोई ग्राउंड्स उनको ज़्यादा नहीं मिले हुए थे, उनके राइट्स बहुत ज़्यादा कम थे। तो इसी बेसिस को देखते हुए उनको भी पावरफुल बनाने के लिए मुस्लिम महिलाओं को भी विवाह विच्छेद अधिनियम बनाकर 1939 में कई सारे ग्राउंड्स दे दिए गए जिन आधारों पर एक मुस्लिम महिला भी अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। तो ये वह इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है जो एज ए सोर्स के रूप में मुस्लिम लॉ के काम करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम सोर्स की बात करें तो उसमें आता है आपका जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस जो है वो आपका सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट मॉडर्न सोर्स माना जाता है मुस्लिम लॉ का। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी मॉडर्न जो सोर्स है जब काम नहीं करता है, ना कस्टम्स काम में आ रहा है, ना लेजिस्लेशन, और ना ही जो हमने अगला सोर्स पढ़ा है वो कोई काम में आ पा रहा है, तो फिर यहाँ पर सहारा लिया जाता है जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस का। यानी जब कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिसका सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है, ना प्राइमरी सोर्सेज में है ना सेकेंडरी सोर्सेज में है, तो फिर कहाँ उसका सॉल्यूशन देखा जाता है। तो फिर जो जजेस होते हैं वो अपना खुद का माइंड यूज़ करते हैं और सही चीज़ों के बेसिस पर जो भी वो रूल अप्लाई करते हैं उसमें हम इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस उसको हम कहते हैं, है ना। इसका जनरल मीनिंग यही होता है कि अगर लॉ किसी पॉइंट पर साइलेंट है तो लॉ का प्रिंसिपल उस जगह पर इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी का प्रिंसिपल वहाँ पर अप्लाई होगा। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी मॉडर्न सोर्सेज थे, जितने भी आपके प्राइमरी सोर्सेज थे, वो सभी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं वो डिस्कस किए हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सब आपको बताए हैं। सोर्सेज जो होते हैं मुस्लिम लॉ के वो एग्ज़ाम में पूछे जाने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।